Hello friends, welcome back to Scholar Study Center. I am Dr. Garima here with you to explore your economics. In the last video, we discussed about the law of diminishing marginal utility. इसे हम the first law of Gaussian and the psychological law of satisfaction भी कहते हैं. Today in this video, we will discuss about the prediction possibility curve. So let's start. सबसे पहले हम PPC पढ़ें. हमें ये पता होना चाहिए कि ये थ्योरी हमारे इकोनॉमिस्ट ने क्यों बनाया. वेल, जैसा कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसका सिंपल मीनिंग है कि हमें प्रोडक्शन क्या करना है, हम किस कमोडिटी को कितना प्रोड्यूस करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमें फेस करना होता है. तो इसी के सॉल्यूशन के लिए हमारे इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये थ्योरी बनाया, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि पीपीसी कर्व क्या है और ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है. सबसे पहले जब हम पीपीसी की बात करते हैं, पीपीसी जिसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सिंपल, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स that can be produced with given resources and techniques of production during a particular period of time. इसकी डेफिनेशन में ही इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा. तो इसे हम पहले अलग अलग करके समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं. हम ऐसा मानकर चलते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन किया जाता है. ओके, विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो अब हम इसी डेफिनेशन से इसका मीनिंग समझते हैं. सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें अलग अलग प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, हम किस किस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस कॉम्बिनेशन में, किस रेशियो में, किसका प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. ओनली टू गुड्स का हमें प्रोडक्शन करना है, दो गुड्स से ज़्यादा हम नहीं लेते. एक तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी में दो गुड्स का ही हमें प्रोडक्शन करना है. विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक. गिवन रिसोर्सेज इसका मतलब वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास में बहुत ही स्केर्स, बहुत ही थोड़े से रिसोर्सेज हैं, वो भी जो हमारे पास में अवेलेबल है उन्हें ही हमें यूज़ करना है. विद गिवन टेक्निक्स, जो भी हमारे पास में टेक्निक्स है उसी को हमें यूज़ करना है. एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हमें एक पर्टिकुलर जो पीरियड है उसमें हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे उसको हम देखते हैं. तो समझ में आ गया आपको इसकी डेफिनेशन. अब हम देखते हैं कि इसकी अजम्पशंस क्या है. और अजम्पशंस बहुत ही सिंपल है. ये जो हमने लास्ट 3 पॉइंट्स जो लिखे हैं वही हमारी अजम्पशंस है. इसी डेफिनेशन में से आपको अजम्पशंस मिल जाएगी. तो जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अजम्पशंस मीन्स अज्यूम किया गया है. और क्या अज्यूम किया है? पहला पॉइंट, देयर आर ओनली टू गुड्स. ओनली टू गुड्स का ही हमें प्रोडक्शन करना है, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं. सेकेंड अजम्पशन, विद गिवन रिसोर्सेज. इसका मतलब देयर आर फिक्स्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होना चाहिए. टेक्निक्स, गिवन टेक्निक्स मीन्स देयर आर नो चेंजेस इन टेक्निक्स. किसी भी तरीके से हमारी टेक्निक्स में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. ओके, और जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी रिसोर्सेज है दे आर फुली यूटिलाइज्ड. फुली प्लस एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. अब फुली यूटिलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास, सारे ही रिसोर्सेज को हमने प्रोडक्शन में यूज़ कर लिया है. किसी भी रिसोर्सेज को फ्री नहीं रखा है. सिंपल. एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड मीन्स बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन.
जहाँ पे उसका स्पेसिफिक फील्ड है, हमने उसी में उस रिसोर्स को यूज़ किया है। ओके, एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ये सारा सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में किन्हीं भी 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आइए इसे एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं कि कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस 2 गुड्स के हो सकते हैं। यहाँ पे आप एक शेड्यूल देख सकते हैं। दिस इज पीपीसी शेड्यूल। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ कॉम्बिनेशंस A, B, C, D, E एंड देर आर 2 गुड्स, व्हीट एंड पल्सेस। आप कोई भी गुड्स के बारे में ये फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस। हमने यहाँ पर व्हीट लिया है एंड पल्सेस लिया है। अब जब हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पर व्हीट के 0 टन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब हमने व्हीट को कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है। ओके, एंड पल्सेस यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 टन्स। इसका मतलब हमने 100 टन्स के प्रोडक्शन में सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है और उस सिचुएशन में व्हीट का 0 प्रोड्यूस हुआ है। बिकॉज कि हमारी अजम्पशन क्या है, सारे ही रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है, फुली यूटिलाइजेशन। ओके, अब अगर हम सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे व्हीट की 10 टन्स का प्रोडक्शन करना है तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, मेरे सारे रिसोर्सेज तो पल्सेस में लगे हुए हैं। अब मुझे उस पल्सेस के प्रोडक्शन में से कुछ अपने रिसोर्सेज निकालने होंगे और उसे मुझे व्हीट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना होगा। कैसे? बिकॉज कि हमने देखा कि सारे रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, किसी भी रिसोर्सेज को फ्री नहीं छोड़ना है। तो अब मैं इस पल्सेस में से कुछ रिसोर्सेज निकाल कर व्हीट के 10 टन्स का प्रोड्यूस करूँगी। और बिकॉज पल्सेस में से मैंने कुछ रिसोर्सेज निकाल लिए तो क्या मैं पल्सेस का अभी भी उतना ही प्रोडक्शन कर पाऊँगी? नहीं, अब पल्सेस का थोड़ा कम प्रोडक्शन हो पाएगा। तो अभी मैं 90 टन्स का ही प्रोडक्शन कर पा रही हूँ। ओके, सी कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं, सी कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है कि मुझे व्हीट की कुछ और यूनिट्स चाहिए और जब मुझे व्हीट का 20 टन्स का प्रोडक्शन करना है, अगेन मुझे पल्सेस के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा और उसमें से कुछ रिसोर्सेज मुझे व्हीट के प्रोडक्शन के लिए लगाने होंगे। तब मैंने पल्सेस का प्रोडक्शन रिड्यूस किया, 70 टन्स का पल्सेस प्रोड्यूस किया और 20 टन्स का व्हीट प्रोड्यूस किया। और इसी तरीके से हम डी एंड ई कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। तो क्लियर? अब यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया? एक चीज़ तो हमने देखी कि व्हीट का प्रोडक्शन 0 था और 0 से 10, 20, 30, 40 वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। और पल्सेस के प्रोडक्शन को हम देखें तो वो सबसे पहले 100 था और 100 से वो रिड्यूस होता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, पल्सेस का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, उसे कम करना पड़ता है। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है जो पीपीसी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हमें दूसरे गुड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा। विदाउट डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी वी कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। और ऐसा है क्यों ज़रूरत है कि हमें प्रोडक्शन कम करना होगा तभी हम दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? जैसा कि हमें पता है वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और जो भी रिसोर्सेज थे हमने सारे के सारे यूज़ किए हैं, इसीलिए उन्हीं रिसोर्सेज को हमें एडजस्ट करना होगा किन्हीं भी 2 गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। और यही हमें पीपीसी कर्व जब हम बनाएंगे उसमें नेगेटिवली स्लोप का रीज़न होता है, क्योंकि हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना होता है। एंड दिस इज द रीज़न दैट द शेप ऑफ पीपीसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड। ओके, दूसरा हमने क्या यहाँ पे नोटिस किया? ये तो पहले बात नोटिस हो गई कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा। अब हमने जब यहाँ पे पल्सेस के प्रोडक्शन को रिड्यूस किया तो क्या आपने नोटिस किया, जब मैंने 100 से 90 पर प्रोड्यूस किया उस सिचुएशन में मैंने 10 टन्स का सेक्रीफाइस किया। और जब अगेन मुझे व्हीट के कुछ और एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करना था तो 90 से मेरा प्रोडक्शन रिड्यूस होकर 70 हो गया। इट मीन्स कि मैंने 20 टन्स को रिड्यूस किया। अगेन जब मैं 70 से 40 पर आई तो मैंने 30 का रिड्यूस किया। और अगेन जब मैंने सारा के सारा रिसोर्सेस व्हीट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लिया तो उस सिचुएशन में मैंने 40 टन्स का सेक्रीफाइस किया पल्सेस का। तो यहाँ पर जैसे जैसे मुझे व्हीट की एडिशनल यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, पल्सेस की जो यूनिट्स में सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो बढ़ानी पड़ रही है।
पहले 10, फिर 20, फिर 30 एंड 40। यही बताता है कि MRT क्या है। MRT, MRT की फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सिंपल, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शोज द रेट at which we are sacrificing some units of a commodity to produce additional units of another commodity। wheat की हर additional unit के लिए मैंने pulses की कितनी units को sacrifice करना होगा, उसी रेट को हम MRT यहाँ पे कहते हैं, जो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट में है। हर बार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। पहले मैंने 10 टर्न्स, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो इंक्रीजिंग वे में मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग रेट में, एंड दैट इज द रीजन दैट द शेप ऑफ PPC इज कॉन्केव। नेगेटिवली स्लोप्ड मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज कॉन्केव। तो इस तरीके से हमारा PPC कर्व बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि PPC शेड्यूल कैसे होता है एंड PPC का कर्व हम कैसे बना सकते हैं। ओके, जब मैंने यहाँ पे MRT की बात की तो मैं आपको MRT का एक फॉर्मूला भी बता देती हूँ कि कैसे हम MRT को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। इसका मतलब Y में कितना चेंजेस हो रहा है एंड डेल्टा X मीन्स X में कितना चेंजेस हो रहा है। और इसे हम याद रखने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉस अपॉन गेन। इसका मतलब कितना हमें लॉस हो रहा है और कितना हमने गेन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं शिफ्ट की बात करते हैं। जैसे तो हमें पता है कि हमने जब PPC की बात की तो हमने बात की एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की, बट इन द लॉन्ग रन इट मे बी पॉसिबल कि रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो उस सिचुएशन में PPC कर्व कैसा होगा, उसमें किस तरीके से शिफ्ट होगा या किस तरीके से रोटेशन होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट इन PPC, शिफ्ट कब होगा? ड्यू टू चेंजेस इन रिसोर्सेज। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर रिसोर्सेज में चेंजेस हो रहा है तब PPC में शिफ्ट होगा। शिफ्ट का मतलब पूरा के पूरा PPC अपनी जगह से कहीं और की साइड में चला जाएगा। मे बी वो आउटसाइड हो सकता है या इनसाइड हो सकता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये हमारा मेन PPC कर्व है AB। ये आपको वैसे पता ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने एक्स गुड लिया है और यहाँ पे हमने वाई गुड लिया है। ओके, बेसिक है ये। तो AB हमारा मेन PPC कर्व है। अब सपोज कि हमारा रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया। ऐसा हो सकता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास में ज़्यादा कैपिटल स्टॉक हो, मनी ज़्यादा है, मशीनरी ज़्यादा है, उसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। तो जब रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। बट ऑब्वियस है, अब हम ज़्यादा सारी मशीनरी, ज़्यादा कैपिटल स्टॉक को यूज़ करें तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में यहाँ अभी तो हम OB इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, तो अब हम इसका ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, दोनों का ही। तो हमारा PPC कर्व इस तरीके से बाहर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा और न्यू PPC कर्व हो जाएगा A1 B1। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड आवर प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज एंड इट विल शिफ्ट आउटवर्ड साइड, जिसे हम राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और ये राइटवर्ड शिफ्ट कब हुआ है? जब रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हो अगर रिसोर्सेज कम हो जाए, जब कैपिटल स्टॉक कम हो जाए किसी एंटरप्रेन्योर के पास में। ऐसा हो सकता है जब श्रिंक की हम बात करते, इकोनॉमिक श्रिंक की जब हम बात करते, तो उस सिचुएशन में हमारा प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। When resources decreases, production also decreases। तो उस सिचुएशन में PPC कर्व इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा मेन PPC कर्व है रेड कलर में AB। रिसोर्सेज कम हुए, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया और PPC कर्व इनसाइड शिफ्ट हो गया एंड न्यू PPC कर्व इज A2 B2। इसका मतलब जब रिसोर्सेज कम होंगे, प्रोडक्शन कम होगा, तो उस सिचुएशन में हम सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे।
OB2, राइट। एंड इसे हम लिख सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन PPC, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या हम कह सकते हैं इनसाइड शिफ्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन इन PPC। PPC में रोटेशन तब होगा जब हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, जब एडवांस टेक्निक्स हो जाएगी या इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे। तो उस सिचुएशन में कैसे रोटेट होता है उसे हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये हमारा मेन PPC कर्व है AB। यहाँ पे ऑन द x एक्सिस देयर इज x गुड, ऑन y एक्सिस देयर इज y गुड। ओके, जस्ट अज्यूम कि x गुड की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया, x गुड की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, एडवांस हो गई, तो क्या होगा, वो उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगी। x गुड की टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं x गुड की। ओके, x गुड की जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अभी हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, OB। अब हम इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी के साथ OB2 इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से PPC रोटेट हो जाएगा। जहां हम देख सकते हैं कि Y गुड की टेक्नोलॉजी में जब चेंजेस नहीं आया, इसीलिए Y गुड का प्रोडक्शन OA कांस्टेंट है, उतना ही है। लेकिन बिकॉज X गुड की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है और इसीलिए हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होकर OB से OB2 इतना हो चुका है। ओके, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर Y गुड की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है तब किस तरीके से रोटेट होगा। दिस इज अवर मेन PPC कर्व OB। हियर इट इज Y गुड एंड ऑन X एक्सिस इट इज X गुड। जब Y गुड की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, इसका मतलब इट विल रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ Y गुड। और अभी हम OA इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई Y गुड की, तो अब हम OA2 इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे Y गुड का। तो उस सिचुएशन में इस तरीके से हमारा PPC कर्व रोटेट हो जाएगा, जिसे हम देख सकते हैं कि X गुड पर वो कांस्टेंट है, X गुड का उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है और Y गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है ड्यू टू यूजिंग इम्प्रूविंग टेक्निक्स ऑफ Y गुड। और अगर दोनों की ही टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, X गुड एंड Y गुड, तो बट ऑब्वियस है कि दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा और उस सिचुएशन में पूरा के पूरा PPC कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा मेन PPC कर्व है AB। दोनों की ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, दोनों का ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो उस सिचुएशन में PPC कर्व बाहर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपल, शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट इन PPC ड्यू टू चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड रोटेशन ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो आई होप कि PPC क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको हम एक बार देख लेते हैं जो भी हमें पता होने चाहिए। अभी हमने जब बात की PPC की, दैट PPC इज इन कॉन्केव शेप। PPC कॉन्केव शेप में है, और क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो अगर हमारा PPC इस तरीके से हो, ऐसा कब हो सकता है, जब हम बात करें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT कांस्टेंट है। इसका मतलब जब MRT कांस्टेंट है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक ही बराबर हो रहे हैं, बराबर तरीके से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में PPC एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और अगर हमारा MRT डिक्रीजिंग रेट में होता है, डिक्रीजिंग मीन्स कम होता जाता है, तो उस सिचुएशन में PPC कर्व इस तरीके से होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो भी हमें पता होने चाहिए। PPC को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इस नाम से भी जान सकते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इस नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है। आपके CMA कोर्स में बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वैसे तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है। डिमांड फोरकास्टिंग इट मीन्स डिमांड को फोरकास्ट करना, गेस करना, एंटिसिपेट करना। मतलब
हम ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में। अच्छा, एक बेसिक सी बात है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कितनी होगी, उसको परचेज करने वाले कितने होंगे, उसी के हिसाब से तो हम हमारा प्रोडक्शन करेंगे। हमारी जो सप्लाई है या हमारी जो क्वांटिटी की हमें कितना प्रोड्यूस करना है वो हम डिसाइड करेंगे, राइट। तो डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स एंटिसिपेट द डिमांड इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में उसकी डिमांड कितनी हो सकती है। तो बेसिक है इसका मीनिंग जो आपको पता होना चाहिए। और इसके कुछ मेथड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग: फर्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड; सेकंड, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन; थर्ड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड; फोर्थ इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड द फिफ्थ वन इज स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये कुछ मेथड्स है जो आपको पता होना चाहिए और इसको डिटेल में आप लोग आपके इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे इन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है। सो आई होप दैट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड डिमांड फोरकास्टिंग। सो फॉर नाउ, बाय बाय।